आज इस बुलेटिन में बात होगी छात्रों पर लाठी चार्ज को लेकर सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख की, राहुल गांधी के छात्रों की गूंज से डरी सरकार की, देखेंगे झारखंड में कैसे खत्म हुआ छात्रों का प्रदर्शन। आपने बहुत ही सम्मानजनक तरीके से अपना अनशन को समाप्त किया। पश्चिम बंगाल में सीजेपी ने बीजेपी को क्या दी चेतावनी। बंगाल सरकार से मांग करते हैं कि इन सभी गुंडों को अगले 10 दिन में गिरफ्तार करके जेल भेजा जाए। जानेंगे उत्तर प्रदेश में क्यों फिर सड़कों पर उतरे जेन अल्फा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अस्पताल की जगह अगर घर में कराया बच्चे का जन्म तो होगी सजा। तमिलनाडु की विजय सरकार ला रही नया नियम। नई स्वास्थ्य चुनौतियों से निपटने के लिए बनाया जा रहा पब्लिक हेल्थ एक्ट। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के कार्यक्रम में बड़ी चूक। वंदे मातरम की जगह 4 मिनट तक बजा एल्बम सॉन्ग। देखते रह गए डिप्टी सीएम, बाद में मांगी माफी। 2021 में जिस ड्रॉप डाउन मेन्यू की सिफारिश की उसे अब क्यों हटाया। जनगणना 2027 पर कांग्रेस का मोदी सरकार से सवाल। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पूछा, यू टर्न उस्ताद है पीएम मोदी। पीएम केयर्स फंड का डेटा जारी। फंड का बैलेंस 8,452 करोड़ तक पहुंचा। एक साल में 1,279 करोड़ की बढ़ोतरी। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार। 492 अंकों की गिरावट के साथ 77,235 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 132 अंकों की गिरावट के साथ 24,154 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। जंतर मंतर पर हुए छात्रों के आंदोलन की गूंज आज भी देश के कोने कोने में सुनाई दे रही है। संसद कूच के दौरान जिस तरह छात्रों पर लाठियां बरसाई गई, उसे लेकर विपक्ष गृह मंत्री अमित शाह से जवाब मांग रहा है, लेकिन वो जवाब देने से बचते रहे। मगर अब सुप्रीम कोर्ट ने इसे लेकर सख्त रुख अपनाया है, जिससे सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती है। तो क्या कुछ कहा है कोर्ट ने, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। जंतर मंतर पर छात्रों के साथ हुई बर्बरता मामले में सुप्रीम कोर्ट में सरकार और दिल्ली पुलिस की कोई दलील काम नहीं आई और कोर्ट ने बीजेपी सरकार के साथ दिल्ली पुलिस को भी करारा झटका दे दिया। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस के हलफनामे को दरकिनार करते हुए बड़ा फैसला सुना दिया। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने जंतर मंतर पर हुए विरोध प्रदर्शन के पूरे मामले की स्वतंत्र जांच करने के लिए एक हाई पावर कमेटी गठित करने का फैसला किया है। इस कमेटी में पूर्व सुप्रीम कोर्ट के जज, पूर्व हाई कोर्ट चीफ जस्टिस और अन्य सदस्य शामिल हो सकते हैं। अदालत सुझावों पर विचार करने के बाद 19 अगस्त को अपना अंतिम आदेश पारित कर सकती है। लेकिन इसके साथ कोर्ट की टिप्पणियों ने बता दिया कि वो छात्रों के साथ है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हाई पावर कमेटी पीड़ितों और प्रभावित लोगों को अपनी बात रखने का पूरा मौका देगी। कोर्ट की तरफ से कहा गया कि कमेटी में सुप्रीम कोर्ट का एक रिटायर्ड जज के अलावा हाई कोर्ट के एक रिटायर्ड जज को शामिल किया जाएगा। इसके अलावा एक पूर्व सीबीआई महानिदेशक और एक पूर्व राज्य डीजीपी से सहमति प्राप्त कर ली गई है। कोर्ट ने कहा है कि कमेटी की संरचना ऐसी होनी चाहिए ताकि बाद में सीबीआई या पुलिस से जुड़े आरोपों पर हितों के टकराव का कोई सवाल न उठे। इसके साथ ही कोर्ट ने साफ किया है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे निर्दोष छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को उपद्रवी तत्वों के मामलों से अलग कर रद्द किया जा सकता है। सीजेआई ने कहा है कि शांतिपूर्ण विरोध कर रहे छात्रों और हिंसक उपद्रवियों के मामलों में स्पष्ट अंतर किया जाना चाहिए। सीजेआई ने टिप्पणी की कि आर्टिकल 19 के तहत मिले अधिकारों को भुलाया नहीं जा सकता। छात्रों के शांतिपूर्ण प्रदर्शन को गैरकानूनी नहीं कहा जा सकता। उनकी मांगों को वैध तरीके से सुनना चाहिए। सरकार के खिलाफ आवाज उठाने वाले छात्रों के मामले हिंसा से अलग हैं। अदालत ने जोर देकर कहा है कि हजारों निर्दोष छात्रों के भविष्य का सवाल है। वहीं दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए हलफनामे पर कोर्ट ने कहा है कि ऐसे मामलों में कोई बहाना या औचित्य नहीं हो सकता। सीजेआई ने साफ किया कि पीड़ित कोई भी हो, अदालत उसके साथ खड़ी है और मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। कमेटी हर पहलू की जांच कर अपनी रिपोर्ट सौंपेगी। दरअसल दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में बताया कि छात्रों के प्रदर्शन में उन्होंने जरूरत से ज्यादा बल का इस्तेमाल नहीं किया। उन्होंने साफ कहा है कि 20 जुलाई को जो हालात बने थे उनमें पुलिस को मजबूरन कार्रवाई करनी पड़ी। उन्होंने कहा कि अत्यधिक बल प्रयोग के आरोप पूरी तरह गलत बताए गए हैं। प्रदर्शन के दौरान स्थिति कुछ समय के लिए शांतिपूर्ण भी रही, लेकिन बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश के बाद पुलिस को एक्शन लेना पड़ा। दिल्ली पुलिस के हलफनामे ने सरकार को भी फंसा दिया है, क्योंकि केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू का कहना है कि किसी तरह का बल प्रयोग नहीं हुआ, एक भी जान नहीं गई, किसी की हड्डी नहीं टूटी, न ही कोई गंभीर रूप से घायल हुआ, जबकि पुलिस मान रही है कि बल प्रयोग हुआ है।
यानी सरकार फंस गई है और अब सुप्रीम कोर्ट ने भी साफ कर दिया है कि उन्हें दिल्ली पुलिस की दलीलों पर भरोसा नहीं है। अब सभी की निगाहें 19 अगस्त पर टिकी है। छात्रों पर बल प्रयोग को लेकर मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट के तेवर सख्त नजर आ रहे हैं। वहीं राहुल गांधी भी लगातार इस मुद्दे को उठा रहे हैं और अब कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के छात्रों की गूंज अभियान के अगले चरण की भी तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसे लेकर सरकार के हाथ पैर फूलने लगे हैं। यही वजह है कि बीजेपी सरकार उनके कार्यक्रम को रोकने की कोशिशों में जुट गई है। देखिए ये रिपोर्ट। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी लगातार छात्रों के मुद्दे को लेकर सक्रिय नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने छात्रों की गूंज अभियान की शुरुआत की है। इस अभियान के तहत राहुल गांधी उत्तराखंड, राजस्थान और प्रयागराज में छात्रों से संवाद कर चुके हैं और उनकी समस्याओं को सार्वजनिक मंच पर उठाते रहे हैं। अब 22 अगस्त को पुणे में राहुल गांधी के छात्रों से जुड़ने का कार्यक्रम प्रस्तावित है, लेकिन कार्यक्रम से पहले पुणे में कर्फ्यू लगाए जाने को लेकर राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। विपक्षी नेताओं का आरोप है कि प्रशासन का ये फैसला राजनीतिक कार्यक्रम को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस का कहना है कि राहुल गांधी के छात्र संवाद कार्यक्रमों को पहले भी अलग अलग जगहों पर प्रशासनिक अड़चनों का सामना करना पड़ा है। देहरादून और कोटा में हुए कार्यक्रमों को लेकर कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया था कि इजाजत और बैनर पोस्टर को लेकर परेशानियां खड़ी की गयी। हालांकि बाद में कार्यक्रम आयोजित हुए। प्रयागराज में भी 8 अगस्त को प्रस्तावित छात्रों की गूंज कार्यक्रम से पहले मैदान की इजाजत रद्द किए जाने का मुद्दा सामने आया था। और अब पुणे को लेकर सवाल यही है कि क्या प्रशासन का फैसला कानून व्यवस्था से जुड़ा है या इसके पीछे कोई राजनीतिक वजह है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी जेनजी के बीच राहुल की बढ़ती लोकप्रियता से बुरी तरह से घबराई हुई है और राहुल गांधी अकेले ही बीजेपी पर भारी पड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा सियासी गलियारों में तेज है। पुणे में राहुल गांधी के कार्यक्रम से पहले ही राज्य में कर्फ्यू लगा दिया गया है, लेकिन बीजेपी के लिए राहुल को रोकना आसान नजर नहीं आ रहा। वो लगातार छात्रों के हक के लिए आवाज उठा रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर का आंदोलन हो या झारखंड का। रांची में परीक्षाओं में धांधली को लेकर पिछले 24 दिनों से चल रहा छात्र प्रदर्शन भी अब थमता हुआ नजर आ रहा है। इस पर राहुल गांधी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। तो क्या है ये पूरी खबर, देखिए इस रिपोर्ट में। झारखंड में पिछले 24 दिनों से छात्रों का आंदोलन चल रहा था और अब आखिरकार वो आंदोलन खत्म हो गया है। राज्य की हेमंत सोरेन सरकार ने छात्रों की मांगे सुन ली हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने घोषणा की कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग यानी जेएसएससी की संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा यानी जेएसएससी सीजीएल को रद्द कर दिया गया है। इसके साथ ही टीडीपीएल के माध्यम से हुई सभी भर्तियां और उनके परिणाम भी निरस्त कर दिए गए हैं। सीएम सोरेन ने ऐलान किया कि 2014 से टीडीपीएल के जरिए आयोजित सभी परीक्षाओं की सीआईडी जाँच कराई जाएगी, जबकि परीक्षा में हुई गड़बड़ियों की जांच के लिए एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अध्यक्षता में अलग जांच समिति बनाई जाएगी। छात्रों की ये मांगे पूरी होने के बाद एक्टिविस्ट देवेंद्र नाथ महतो ने जूस पीकर अपना अनशन खत्म कर दिया। अपना अनशन को आज स्थगित करते हुए जिस मांगों को लेकर के हम लोग संवैधानिक और शांतिपूर्ण तरीके से जो आंदोलन कर रहे थे, वो हमारे सारे मांग पूरी हुई और हम लोग आज अपना शांतिपूर्ण आंदोलन को स्थगित करने का घोषणा करते हैं। साथ ही साथ हम लोग आगे रिफॉर्म के लिए जो है उसके लिए संघर्ष करेंगे। लेकिन आज हम सरकार ने जो दिल दिखाया, इसके लिए झारखंड सरकार को, माननीय मुख्यमंत्री जी को, राहुल गांधी जी को तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। छात्रों की तरफ से अनशन तोड़ने और प्रदर्शन को स्थगित करने का ऐलान करने पर कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने खुशी जाहिर की। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि झारखंड के छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति बनी और छात्रों ने अपनी हड़ताल समाप्त की। ये खबर सुनकर बहुत खुशी हुई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और झारखंड सरकार ने बातचीत का रास्ता चुना और समाधान निकाला। छात्रों ने संयम रखा और अपनी बात मनवाई। यही सही तरीका है। छात्र सवाल पूछे तो जवाब मिलना चाहिए। हम देश के हर छात्र के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी ने साफ कहा कि हम इस वसूली तंत्र को जड़ से बदल कर रहेंगे ताकि हर छात्र को उसकी मेहनत का पूरा फल और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा का हक मिले। छात्रों और राज्य सरकार के बीच सहमति तब बनी है जब एक दिन पहले राहुल गांधी की चिट्ठी सामने आई थी, जिसमें उन्होंने सीएम सोरेन से छात्रों की मांगों पर तुरंत फोकस करने को कहा था। ऐसे में प्रदर्शन समाप्त होने में राहुल गांधी की अहम भूमिका मानी जा रही है। सरकार के फैसले से छात्र तो खुश हो गए, लेकिन परीक्षा पास कर नियुक्ति पा चुके अभ्यर्थी नाराज हैं, फूट फूट कर रो रहे हैं। अब परीक्षा पास करने वाले सरकार के फैसले के खिलाफ धरने पर बैठ गए हैं। जिन उम्मीदवारों की नियुक्तियां हुई थी और जिन्होंने अपने पदों पर काम भी किया था, वो अपनी नियुक्तियों को लेकर स्पष्टता और न्याय की मांग करते हुए प्रोजेक्ट भवन में धरना दे रहे हैं। झारखंड में छात्रों का आंदोलन खत्म होता नजर आ रहा है, लेकिन बंगाल में नया छात्र आंदोलन छिड़ता दिखाई दे रहा है। सीजेपी ने पहले ही देशव्यापी स्कूल ठीक करो अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत पश्चिम बंगाल में स्कूल व्यवस्था में सुधार की मांग उठाने वाले अब्दुल हाफिज के पिता की जान ले ली गई।
और अब इस पर सीजेपी ने राज्य की बीजेपी सरकार को सीधी चेतावनी दे दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बीजेपी सरकार के खिलाफ छात्रों का एक और आंदोलन शुरू होने वाला है। सीजेपी की तरफ से बीजेपी सरकार को चेतावनी दी गई है। सीजेपी की तरफ से साफ कह दिया गया है कि शुभेंदु अधिकारी की सरकार ने स्कूलों की व्यवस्था की मांग उठाने वाले सीजेपी नेता पर हमला करने वालों को नहीं पकड़ा तो फिर पूरी सरकार इसका नतीजा भुगतेगी। दरअसल बंगाल के बांकुड़ा में सीजेपी के स्कूल ठीक करो अभियान में अब्दुल हाफिज के पिता की जान चली गई। कहा जा रहा है कि सरकारी स्कूल का सोशल ऑडिट करने के बाद अब्दुल और उनके पिता पर स्थानीय बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कथित तौर पर धारदार हथियारों से हमला किया। इससे अब्दुल के पिता की जान चली गई। पुलिस की तरफ से मामले की जांच चल रही है और अब तक 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इस बीच सीजेपी का एक डेलीगेशन बीते दिन बांकुड़ा के करासुंडी पहुंचा और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर स्थानीय प्रशासन के सामने 4 मांगे रखी। सीजेपी की तरफ से जो 4 प्रमुख मांगे रखी गई हैं, वो कुछ इस प्रकार है। पहली मांग है कि अपराध में शामिल सभी अज्ञात आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी चाहिए। पुलिस की मिलीभगत और दुर्व्यवहार की अदालत की निगरानी में निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करें। पीड़ित परिवार को 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करें। अब्दुल का परिवार मुआवजे की मांग नहीं कर रहा है, बल्कि उसके दिवंगत पिता शेख मोहम्मद माफिक के नाम पर एक विश्व स्तरीय स्कूल की मांग कर रहा है। सीजेपी ने चेतावनी दी है कि अगर तय समय के अंदर उनकी मांगे नहीं मानी गई तो पार्टी समर्थक शांतिपूर्ण तरीके से जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय का घेराव करेंगे। इस मामले में अब ममता बनर्जी भी सक्रिय हो गई है और उन्होंने भी संकेत दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर वो भी सड़क पर बड़ी लड़ाई लड़ने को तैयार है। अब देखना होगा कि बंगाल की राजनीति में आगे क्या होता है। पश्चिम बंगाल में नया आंदोलन खड़ा होता दिखाई दे रहा है। वहीं उत्तर प्रदेश में तो आए दिन प्रदर्शन देखे जा रहे हैं। बीते दिन लखनऊ की सड़कों पर स्कूली छात्राओं ने प्रदर्शन किया और अब आजमगढ़ के स्कूल के छात्र छात्राओं ने मोर्चा खोल दिया है। शिक्षकों की कमी के साथ ही शिक्षा व्यवस्था की तमाम खामियों को उजागर करते हुए छात्रों ने प्रदर्शन किया, जिससे योगी सरकार की मुश्किलें बढ़ते दिखाई दे रही हैं। तो क्या है ये पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। खिलाफ जेन अल्फा का आंदोलन और तेज होता नजर आ रहा है। लखनऊ के बाद आजमगढ़ में नया मोर्चा खुल गया है, जहां अजमतगढ़ स्थित स्मिथ इंटर कॉलेज में शिक्षकों की कमी को लेकर छात्र और छात्राओं ने करीब 2 घंटे तक धरना प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में छात्रों ने हाथ में पोस्टर लेकर नारेबाजी की। कुछ पोस्टरों पर लिखा था, रट रट कर हम थक गए, अब तो सुनो हमारी पुकार। तो कहीं लिखा है, बिना केमिस्ट्री टीचर के हमारा भविष्य एसिड की तरह जल रहा है। इन छात्रों का आरोप है कि विद्यालय में पिछले करीब 26 सालों से रसायन विज्ञान और भौतिक विज्ञान यानी फिजिक्स और केमिस्ट्री के नियमित शिक्षक नहीं है, जबकि पिछले कुछ सालों से गणित के टीचर्स की भी कमी बनी हुई है। छात्रों ने विद्यालय के शिक्षण व्यवस्था पर भी सवाल उठाए। उनका आरोप है कि कुछ शिक्षक समय से विद्यालय नहीं आते और नियमित रूप से कक्षाएं नहीं लेते। निजी शिक्षक की व्यवस्था के नाम पर उनसे 50-50 रुपए लिए जा रहे हैं। विद्यार्थियों का सवाल है कि जब वे सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे हैं तो निजी शिक्षकों के लिए अलग से पैसे क्यों लिए जा रहे। छात्रों के इस प्रदर्शन से योगी सरकार की लचर शिक्षा व्यवस्था का सच सबके सामने आ गया है। इसे लेकर कांग्रेस और सपा ने भी सरकार को घेर लिया है। कांग्रेस ने एक्स पर लिखा कि भाजपा सरकार बदलते यूपी का जितना चाहे प्रचार करे, लेकिन यूपी के बच्चे अपने स्कूलों की असली तस्वीर खुद देश को दिखा रहे हैं। वहीं समाजवादी पार्टी की मीडिया सेल ने कहा कि भाजपा शासित आदित्यनाथ बिष्ट सरकार में लगातार बच्चों को प्रदर्शन के जरिए अपनी आवाज उठानी पड़ रही है। ये इस भाजपा सरकार के लिए शर्मनाक है। गौरतलब है कि इससे पहले लखनऊ में भी शिक्षकों की कमी को लेकर ही स्कूली छात्राओं का प्रदर्शन देखा गया था। एक के बाद एक खुलते इन मोर्चों ने बीजेपी सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उत्तर प्रदेश में जेन अल्फा सड़कों पर है तो बवाल बिहार में भी मचा हुआ है। छात्र प्रदर्शन के दौरान AK-47 से फायरिंग का मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका है। राज्य सरकार ने भी अदालत में फायरिंग की बात स्वीकार की है। वहीं आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार से हथियार जारी होने से लेकर फायरिंग के आदेश तक कई गंभीर सवाल पूछ लिए हैं। साथ ही एक बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। बिहार में छात्र प्रदर्शन के दौरान पुलिस की कार्रवाई को लेकर विवाद लगातार गहराता जा रहा है। अब राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपनी जवाबी हलफनामे में पहली बार साफ तौर पर माना है कि सिवान में एक पुलिसकर्मी ने AK-47 से हवा में 4 राउंड फायरिंग किए थे। सरकार के मुताबिक JP चौक के पास पुलिसकर्मी भीड़ में फंस गया था और अपनी सुरक्षा के लिए उसने हवा में फायरिंग की। राज्य सरकार का दावा है कि AK-47 की फायरिंग में कोई घायल नहीं हुआ। हालांकि संबंधित पुलिसकर्मियों को कथित गलत
दुर्व्यवहार के आरोप में निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है। वहीं हाथी चौक के पास भीड़ को हटाने के दौरान एक एएसआई ने पिस्तौल से 2 गोलियां चलाई, जिसमें 3 प्रदर्शनकारियों को मामूली चोटें आई। सरकार ने स्पष्ट किया कि ये चोटें AK-47 की गोली से नहीं लगी, लेकिन अब आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने सरकार की कार्रवाई पर सवालों की पूरी लिस्ट खड़ी कर दी है, साथ ही बड़े आंदोलन की चेतावनी भी दे दी है। 19 अगस्त को हम लोग जो है राजभवन मार्च करेंगे और ये खुला मार्च है। इसमें सभी लोगों को हम आमंत्रण देना चाहेंगे। सब लोग आए, जुटे, अपने आवाज को बुलंद करें। इसके अलावा तेजस्वी ने एक्स पर पोस्ट किया, आखिर छात्र प्रदर्शन में AK-47 पहुंची कैसे, इसे किस यूनिट से जारी किया गया और इसे जारी करने का आदेश किस अधिकारी ने दिया। तो वहीं आरजेडी प्रमुख लालू यादव ने एक्स पर पोस्ट कर बीजेपी पर निशाना साधा। उन्होंने एक्स पर पोस्ट किया कि लूट तंत्र से बनी धम्बी सरकार उनकी लोकतांत्रिक मांगों को सुनने की बजाय AK-47 से गोलियां बरसाती है। ये अन्यायपूर्ण है। इस तानाशाही के विरुद्ध सभी 19 अगस्त को पटना में एकजुट हो। यानी देखा जाए तो एक बार फिर AK-47 को लेकर सियासी माहौल गर्मा गया है। फिर वही सवाल सियासत में गूंज रहे हैं जिन्होंने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ाई थी, और अब ये मुश्किलें और बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। बिहार में तेजस्वी ने राजभवन मार्च का ऐलान कर दिया है, जिससे राज्य की बीजेपी सरकार की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बिहार में ही नहीं बल्कि देश के अलग अलग कोने में छात्रों के मुद्दे पर जो प्रदर्शन हो रहे हैं, उससे सरकार पर सवालों की कड़ी बढ़ती जा रही है और अब इन्हें रोकने के लिए सरकार की तरफ से भी हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। सोशल मीडिया पर लगाम कसी जा रही है, जिसे लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानेंगे इस रिपोर्ट में। मोदी सरकार के खिलाफ जनता की बढ़ती नाराजगी अब देश में खुलकर नजर आ रही है। जंतर मंतर से लेकर देश के कई राज्यों में आंदोलन खड़े हुए और इनमें सोशल मीडिया ने अहम भूमिका निभाई, जिसका डर अब मोदी सरकार में साफ नजर आ रहा है। सरकार ने सोशल मीडिया पर सख्ती बढ़ा दी है। भारत में रोजाना औसतन 1 करोड़ से 10 करोड़ कंटेंट सोशल मीडिया पर पोस्ट किए जाते हैं और अब अंग्रेजी अखबार द इंडियन एक्सप्रेस में ये बात सामने आई है कि सरकार ने पिछले 5 महीनों में औसतन हर 68 सेकंड में एक ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को दिए। पिछले 5 महीनों में लगभग 1,95,000 ऐसे ब्लॉकिंग आदेश दिए गए हैं। यानी सरकार ने हर दिन 1275 ब्लॉकिंग आदेश सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को भेजे हैं। द इंडियन एक्सप्रेस को मिले डेटा के अनुसार इस साल मार्च और जुलाई के बीच इंस्टाग्राम, फेसबुक और यूट्यूब पर भेजे जाने वाले ऑनलाइन कंटेंट पर रोक लगाने के लिए सरकार के निर्देशों में बढ़ोतरी देखी गई। गौर करने वाली बात यह है कि वही समय है जब परीक्षा और शिक्षा व्यवस्था की गड़बड़ियों के खिलाफ छात्र अपनी नाराजगी दिखा रहे थे। पूरा सोशल मीडिया छात्रों के प्रदर्शन से भरा पड़ा था। सोशल मीडिया पर मोदी सरकार के खिलाफ कंटेंट की बाढ़ आ गई थी। पिछले महीने में इंस्टाग्राम को करीब 1 लाख कंटेंट ब्लॉक करने के आदेश सरकार की तरफ से दिए गए हैं। इंस्टाग्राम को जो आदेश मिले वो तो मिले ही। फेसबुक, जिसके यूजर ग्रोथ में दुनिया भर में कमी आई है, उसको लगभग 80,000 आदेश मिले, जबकि यूट्यूब को लगभग 15,000 मिले। वहीं सोशल मीडिया पर सख्ती करना भी सरकार पर भारी पड़ने वाला है, क्योंकि विपक्ष ने इस पर भी सरकार को घेर लिया। कांग्रेस पार्टी ने इसे तानाशाह रवैया करार दिया है। पार्टी ने एक्स पर पोस्ट किया कि ये कायर सरकार सवाल पूछने, जवाबदेही तय करने और जिम्मेदारी से इतना डरती है कि अब वो लोगों की आवाज दबाने पर उतारी है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में ऐसा करना न सिर्फ संविधान बल्कि फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पर भी सीधा हमला है। मोदी सरकार का ये तानाशाही रवैया याद रखा जाएगा और वक्त आने पर जनता इन्हें करारा जवाब देगी। यानी साफ है कि सोशल मीडिया पर सख्ती करके सरकार ने खुद की मुसीबत और बढ़ा ली। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी। You're invited to join Phoenix Energy's भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब उनका काम क्या है ये तो देखने वाली बात होगी, लेकिन उन्होंने फिलहाल अपना काम ऐसे शुरू किया कि उन्होंने अपनी नई टीम बना ली है। वैसे तो जैसे कि नड्डा जी का कोई काम ऐसे खास होता नहीं था, क्योंकि करने वाले तो वो 2 ही लोग होते हैं जिन्हें आप जानते हैं कि जिन्हें करना होता है। पार्टी के अंदर जो भी निर्णय होता है वो ही लेते हैं। लेकिन नड्डा जी ने बताया जाता है कि अपनी मर्जी से एक टीम तैयार की है, जिसके अंदर 7 अल्पसंख्यकों को लिया गया है। लेकिन हैरत की बात यह है कि बेचारे वो 2 लोग जो सदा से ही बीजेपी के कहे जाते रहे हैं, वो आज मुख्तार अब्बास नकवी और शाहनवाज हुसैन, ये दोनों
वेटिंग लिस्ट में लंबे टाइम से चल रहे हैं और अभी भी बेचारे वेटिंग रूम में ही बैठे रह गए। गाड़ी आकर के निकल चुकी है बस स्टॉप से। ये बस जैसे कार्टून में आप देख रहे हैं वो जा चुकी है और अपने बैग एंड बैगेज लेकर के दोनों उस बस के पीछे भाग रहे हैं कि भाई इतने दिन से हम इंतज़ार कर रहे थे, गाड़ी आई भी और उसके बाद में चली गई। उसमें उनकी कोई जगह नहीं है। कुल मिलाकर के नितिन नवीन जी ने बता दिया है कि इस नवीन कार्यकाल के अंदर उनके अच्छे दिन जा चुके हैं।